नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल तैयारी वाला पर। तो आज हमारा हिंदी वर्णमाला का भाग 3 हम आपको पढ़ाएंगे। इससे पहले हम आपको हिंदी वर्णमाला में भाग 1 व भाग 2 पढ़ा चुके हैं, जिसका अगर किसी ने वीडियो ना देखा हो तो लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में अटैच कर देंगे, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। हिंदी वर्णमाला के भाग 1 में हमने पूरा आपको विस्तार के साथ इसको समझाया था वर्णमाला को, एवं भाग 2 में हमने आपको इससे जुड़े टोटल 50 प्रश्न कराए थे। आज हम हिंदी वर्णमाला में 50 और प्रश्न करने वाले हैं, तो इसके बाद हमारा हिंदी वर्णमाला पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। और हिंदी वर्णमाला में आई होप सबका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, किसी को कोई डाउट नहीं रहेगा। और फिर भी अगर किसी को कोई डाउट रहे तो वो कमेंट सेक्शन में अपना डाउट छोड़ सकता है, हम उस डाउट को अगले वीडियो में अपने कवर कर देंगे। तो हिंदी वर्णमाला का आज हमारा आखिरी पार्ट होने वाला है, जो कि है भाग 3। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, इनमें से कौन व्यंजन अल्प प्राण है? तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि हर वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। तो देखिए, खा हमारा का वर्ग का दूसरा है, था हमारा ता वर्ग का दूसरा वर्ण है, चा हमारा पहला वर्ण है चा वर्ग का, फा हमारा पा वर्ग का दूसरा वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, चा चूंकि पहला वर्ण है इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, चा। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के दूसरे प्रश्न की ओर। इनमें से कौन सा वर्ण स्पर्श व्यंजन नहीं है? तो देखिए दोस्तों, आप इसका उच्चारण करके देखिए। का में जब आप उच्चारण करेंगे तो आपका कंठ से आपका स्वर निकलता है। चा का जब उच्चारण आप करेंगे तो आपका चा के उच्चारण में जीभ आपकी मूर्धा से टकराती है। टा का जब उच्चारण करेंगे तब भी यह आपकी जीभ जी का आगे का हिस्सा मूर्धा से आपके टकराता है। या का जब आप उच्चारण करेंगे तब आपका मुख का कोई भी हिस्सा किसी भी हिस्से से स्पर्श नहीं करता है, इसलिए इसका सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन डी, या। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में, यहां पर कंठ ध्वनियां होगा, कंठ ध्वनियां कौन सी हैं? तो देखिए दोस्तों, आप इनका उच्चारण करके देखिए। का, खा, का एवं खा का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कंठ से आवाज आ रही है। अब आप लेकिन बाकी भी एक बार देख लीजिए। या, रा, इसमें जब आप या का उच्चारण करेंगे तब तो कंठ से आ रहा है, किंतु जब आप रा का उच्चारण करेंगे तब आपकी जीभ आपकी मूर्धा से स्पर्श हो रही है। चा, जा, चा एवं जा जब आप करेंगे तब आपकी जीभ आपके तालू से स्पर्श हो रही है। टा, ड़ा, इसमें जब आप टा और ड़ा का आप उच्चारण करेंगे तो यह आपकी जीभ आपके मूर्धा से स्पर्श हो रही है, इसलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहेंगे, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। तो बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की शा ध्वनि है। तो देखिए, जब आप शा का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी जीभ आपके तालू से स्पर्श कर रही है, आपकी जीभ का मध्य हिस्सा आपके तालू से स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, तालव्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन वर्ण ओष्ठ नहीं है? तो देखिए, जब आप मां का उच्चारण करेंगे तब आपके दोनों होठ आपस में स्पर्श करेंगे, जब बा का उच्चारण करेंगे तब भी आपके दोनों होठ आपस में स्पर्श करेंगे, जब आप ऊ का उच्चारण करेंगे तब आपके दोनों होठ आपस में स्पर्श नहीं करेंगे किंतु हरकत में आएंगे, इसलिए ये भी ओष्ठ होगा। किंतु जब आप आ का उच्चारण करेंगे तब आपके होठ हरकत में नहीं आएंगे, आपके सिर्फ कंठ से स्वर निकलेगा, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, आ। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अल्प प्राण ध्वनियों का समूह कौन है? तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि अल्प प्राण हमारे होते हैं हर वर्ग का पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण। तो देखिए, का, खा, गा में ये हमारा पहला है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये हमारा नहीं होगा। चा,
इसमें देखिए आप, चा हमारा पहला है, जा तीसरा है, या पांचवा है, तो ये हमारा सही है। लेकिन तो हम आगे भी एक बार देख लेते हैं। टा हमारा पहला है, ये ता वर्ग का हमारा दूसरा है, ये ता वर्ग का हमारा पांचवा है, तो ये भी नहीं हो सकता। ये टा वर्ग का पहला है, दूसरा है, पांचवा है, तो ये भी हमारा नहीं हो सकता। तो इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन बी, चा जा या। आज का हमारा अगला प्रश्न है, वर्ण शब्द का अर्थ नहीं होता है। तो देखिए वर्ण शब्द का अर्थ क्या नहीं होता, ये वैसे हमारा अनेकार्थी शब्द में आएगा, किंतु क्योंकि इसमें प्रश्न अब आ गया है तो हम आपका इसको एक बार आपको बता देते हैं। वैसे ये अनेकार्थी का हमारा प्रश्न है। वर्ण का अर्थ रंग भी होता है, वर्ण का अर्थ जाति भी होता है, एवं वर्ण का अक्षर तो हम लोग अभी पढ़ ही रहे हैं। तो बी आकाश नहीं होता है वर्ण का अर्थ, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी आकाश। आज का हमारा अगला प्रश्न है, कौन वर्ण घोष नहीं है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि या, रा, ला, वा ये सारे हमारे घोष होते हैं, एवं हर वर्ग का तीसरा, चौथा व पांचवा अक्षर भी हमारा घोष होता है, एवं ऊष्म व्यंजन हा भी हमारा घोष होता है। तो आइए देखते हैं, रा ये हमारा घोष है, ता ये हमारा घोष नहीं है क्योंकि ये ता वर्ग का पहला है, सा ये भी हमारा घोष नहीं है, डा ये हमारा घोष है क्योंकि ये चौथा वर्ण है। तो देखिए हमको लगता है यहाँ पर दो ऑप्शन हो गए हैं जो कि अघोष हैं, तो एक को हम काट देते हैं, इस जगह हम हा कर देते हैं। तो देखिए ये भी हमारा सघोष होगा, इसलिए हमारा इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी ता। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किन ध्वनियों को अनुस्वार कहा जाता है। देखिए हमने आपको अनुस्वार बताया था कि जिन भी ध्वनियों में हमारे नाक की सहायता लगती है वर्ण के उच्चारण में, तो उनको हम नासिक के ध्वनियां अनुस्वार कहते हैं। अनुस्वार में हमारा क्या आता है, अनुस्वार में हमारा अंग आता है। तो देखिए स्वर के बाद आने वाली नासिक के ध्वनियां, तो देखिए आ हमारा स्वर है, इसमें जब ये बिंदी लगती है तब ये हमारा अंग बनता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। किस शब्द में री स्वर नहीं है। तो देखिए कृपा में आपका का प्लस री प्लस पा प्लस आ ये है आपका, तो इसमें री है। इसी तरह से कृष्णा में भी री है, दृष्टि में भी री है, लेकिन रिवाज में री नहीं है क्योंकि री की मात्रा इसमें नहीं है, इसलिए इसका सही उत्तर हमारा होगा ऑप्शन डी रिवाज। तो आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंतव्य वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, जब हम उच्चारण करके देखेंगे तो पाएंगे या में हमारे दांत का कोई भी, जीभ का कोई भी भाग दंत से स्पर्श नहीं कर रहा है। जब चा का उच्चारण करेंगे तब भी हमारे जीभ का कोई भी भाग दांत से स्पर्श नहीं कर रहा है, किंतु जब हम ता का उच्चारण करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे जीभ का अगला भाग हमारे दंत से स्पर्श कर रहा है, इसलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है। देखिए घा का जब उच्चारण आप करेंगे तो आप पाएंगे हमारे कंठ से ध्वनि निकल रही है घा के उच्चारण में, इसलिए इसका उच्चारण स्थान होगा हमारा ऑप्शन बी कंठ। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी शब्दकोश के अनुसार संतान, सकल, सचल, सक्षम शब्दों का सही क्रम है। ये देखिए अभी हम वर्णमाला पढ़ रहे हैं किंतु ये शब्द का आ गया है, तो वैसे तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी हमारा संतान, सकल, सक्षम, सचल होगा, किंतु इसकी जो पूरी विस्तार सहित हम आपको जब शब्द पढ़ाएंगे तब आपको समझाएंगे। तो अभी इसका बस इतना आप जान लीजिए कि इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। चलिए हम बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से महाप्राण वर्ण है। तो देखिए दोस्तों, हमने आपको बताया था कि महाप्राण में हमारा हर वर्ग का
दूसरा व चौथा वर्ण आता है। तो यहाँ पर देखिए था हमारा ता वर्ग का दूसरा वर्ण है, का पहला वर्ण है, वा हमारा ऊष्म व्यंजन है एवं चा भी हमारा पहला वर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए था। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी शब्दकोश में अंग व आहा किस वर्ण के साथ आता है? तो देखिए अंग की जब आप बिंदी लगाएंगे तब भी ये आ आएगा एवं आ के साथ ही आहा भी आता है। जब आप विसर्ग लगाते हैं तब भी आपका आ आता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी आ। बढ़ते हैं अपने आज के अगले प्रश्न की ओर। छा वर्ण किसके योग से बना है? तो देखिए हमने आपको बताया था कि छा वर्ण में आपके का एवं शा जब मिलता है तब ये आपका छा बनता है, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा शब्द अमात्रिक है? तो देखिए अमात्रिक का मतलब होता है जिसमें किसी भी मात्रा का प्रयोग ना किया जाए। तो देखिए कारखाना में भी आपके ये आ की मात्रा है एवं अमिताभ में ये आपके ई की मात्रा एवं यहाँ पर आ की मात्रा है, किंतु कलरव में कोई भी मात्रा नहीं है। चहचहाना में भी ये आपके आ की मात्रा है, तो इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन सी कलरव। हमारा आज का अगला प्रश्न है अयोगवाह कहा जाता है? तो देखिए अयोगवाह किसको कहते हैं? हमने आपको बताया था अयोगवाह हम उसको कहते हैं जिसमें विसर्ग लगा होता है, ठीक है। तो देखिए विसर्ग को, तो इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। टा वर्ग में किस प्रकार के व्यंजन हैं? तो देखिए टा वर्ग में जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे टा, ठा, डा, ढा, अणा, इन सब में आपकी जीभ आपकी मूर्धा से स्पर्श करती है, इसलिए ये सभी मूर्धन्य व्यंजन कहलाएंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी मूर्धन्य। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रयत्न के आधार पर ला किस प्रकार की ध्वनि है? तो ये आपको ना ये आपको याद रखने वाली चीज है, क्योंकि पार्श्विक है ये ला आपका पार्श्विक ध्वनि है, किंतु पार्श्विक ध्वनि के अंदर केवल ला ही आता है, इसके अलावा कोई और नहीं आता है। तो चलिए बढ़ते हैं हम अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा क्या है? हिंदी वर्णमाला में अंग और आहा हमारे अयोगवाह हैं। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित व्यंजनों में से कौन सा संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए छा हमारा का एवं शा के मेल से बनता है, त्रा हमारा ता एवं रा के मेल से बनता है, शा हमारा शा एवं रा के मेल से बनता है, किंतु शा हमारा स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी शा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्न में से कौन सा व्यंजन स्पर्श संघर्षी है? तो देखिए जब आप इसमें उच्चारण करके देखेंगे जा, रा, हा, शा, तो आप पाएंगे कि जा में आपकी जीवा आपकी मूर्धा से स्पर्श कर रही है एवं थोड़ा जोर लगाने पर आप इसका उच्चारण कर पा रहे हैं, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन ए जा। हमारा आज का अगला प्रश्न है हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है? तो हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की 33 संख्या होती है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी 33। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के बाद आता है? तो ये हमने आपको पिछली वीडियो में भी कराया था, यह प्रश्न दोबारा से रिपीट हो गया है कि यह आपका का एवं शा के मेल से बनता है, इसलिए इसका क्रम का के बाद माना जाता है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए का। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। ए के उच्चारण स्थान का नाम है? देखिए जब आप ए का उच्चारण करते हैं तो आपका कंठ एवं आपके जीभ का पिछला भाग आपके तालु से स्पर्श करता है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कंठ तालव्य। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण अंतस्थ नहीं है? तो देखिए अंतस्थ में या, रा, ला, वा ये चार हमारे आते हैं,
तो देखिए या हमारा अंतस्थ है, रा भी हमारा अंतस्थ है, वा भी हमारा अंतस्थ है, किंतु उ यह हमारा ऊष्म व्यंजन है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी हा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अघोष वर्ण कौन सा है? तो देखिए हमने आपको पढ़ाया है अघोष में हमारे पहला दूसरा वर्ण, हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण व हमारे ऊष्म व्यंजन शा, सा एवं शा ये भी आते हैं। तो आइए देखते हैं, यह हमारा सघोष होगा, यह भी हमारा सघोष होगा, किंतु यह हमारा अघोष होगा, एवं स्वर भी हमारे सघोष होते हैं। तो हमको कौन से बताने हैं? हमको अघोष बताना है, तो अघोष होगा हमारा ऑप्शन डी। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी सा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की तालव्य ध्वनियां हैं। तो देखिए तालव्य ध्वनियां वह होंगी जिनमें हमारी जीवा हमारे तालु से स्पर्श करेगी। तो आइए उच्चारण करके देखते हैं। चा, छा, जा, झा ये हमारी तालव्य ध्वनि है, किंतु चलिए आगे और भी देख लेते हैं। पा, फा, बा, भा यह हमारी ओष्ठ ध्वनि है। ता, था, दा, धा यह हमारी दंत ध्वनि है। टा, ठा, डा, ढा यह हमारी मूर्धन्य है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन ए चा, छा, जा, झा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। कौन सी ध्वनि अल्प प्राण है? तो देखिए अल्प प्राण में हमने आपको बताया है कि हमारा पहला, तीसरा व पांचवा वर्ण अल्प प्राण होता है हर वर्ग का। तो आइए देखते हैं, यह हमारा दूसरा वर्ण है, यह हमारा चौथा वर्ण है, यह भी हमारा दूसरा वर्ण है, किंतु यह हमारा पहला वर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी ता। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, दंत, व्यंजन, संधि है। तो देखिए स्पर्श में हमारा कुछ ना कुछ स्पर्श होना चाहिए। तो जब हम भाको का उच्चारण करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारा स्पर्श हो रहा है, दोनों हमारे होठ स्पर्श हो रहे हैं आपस में। घोष, भा हमारा घोष भी है, क्योंकि घोष का होता है तीसरा, चौथा व पांचवा, तो यह हमारा चौथा वर्ण है, तो घोष भी होगा। महाप्राण में दूसरा व चौथा वर्ण होना चाहिए, ये भी है, किंतु दंत नहीं है। चलिए अब देखते हैं दा। दा का जब आप उच्चारण करेंगे तो आपकी जीभ आपके दंत से स्पर्श करेगी, तो इसमें भी आपका स्पर्श हो रहा है। घोष भी है ये, क्योंकि यह आपका तीसरा वर्ण है, किंतु यह महाप्राण नहीं है, इसलिए ये भी नहीं हो सकता है आपका। अब धा का उच्चारण करके देखिए। धा का जब आप उच्चारण करेंगे तो ये आपके तावर का चौथा वर्ण है, इसमें भी आपकी जीवा आपके दंत से स्पर्श करती है, तो यह दंत होगा। स्पर्श करती है इसलिए स्पर्श भी होगा, चौथा वर्ण है इसलिए घोष भी होगा, एवं महाप्राण भी होगा। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी धा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की स्पर्श, घोष, महाप्राण, ओष्ठ व्यंजन ध्वनि है। तो देखिए स्पर्श भा में आपके होता है, भा आपका घोष भी है, किंतु भा आपका महाप्राण भी है, एवं ओष्ठ भी है, इसलिए आपका इसका सही उत्तर होगा भा। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समवृत है? तो देखिए ये ना हमारा नया टॉपिक आ गया, समवृत एवं विवृत। तो चलिए देखिए हम आपको पढ़ाते हैं कि समवृत और विवृत क्या होता है। तो देखिए समवृत स्वर एंड विवृत स्वर ये हमारी दो एक नए टॉपिक हैं। समवृत स्वर, तो देखिए हम बताते हैं कि समवृत स्वर क्या होता है। समवृत स्वर वह स्वर होता है जिसके उच्चारण में मुंह बहुत कम खुलता है। तो जैसे कि आप उच्चारण करके देखिए, इ, ई, उ, ऊ। जब आप इनका उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे इनका उच्चारण करने में आपका मुख बहुत कम खुलता है, इसीलिए ये चार हमारे समवृत स्वर के अंदर आते हैं। अब जानते हैं विवृत स्वर क्या होता है। विवृत स्वर वह स्वर होते हैं जिनके उच्चारण में मुंह का भाग अधिक खुलता है, या यूं कह लें कि पूरा खुलता है।
जैसे कि अ, आ, री, ए, आई, ओ, औ। इनमें आपका मुख का भाग पूरा खुलेगा, इसलिए ये आपके विवृत स्वर के अंदर आते हैं। चलिए हम अपने प्रश्न पर वापस आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? तो हमने आपको बताया था इ, ई, उ आपके संवृत स्वर होते हैं, तो यहाँ पर सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन सी, ई। आज का हमारा अगला प्रश्न है, हिंदी की मूर्धन्य ध्वनियां हैं। तो देखिए जब आप उच्चारण करके देखेंगे चा, छा, जा, झा, तो ये आपके तालव्य ध्वनियां हैं, तो ये आपका नहीं होगा उत्तर। टा, ठा, डा, ढा, यह आपकी मूर्धन्य ध्वनियां हैं, क्योंकि आपकी जीभ आपकी मूर्धा से इसमें स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन बी, टा, ठा, डा, ढा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हिंदी की बा ध्वनि है। तो देखिए बा ध्वनि का जब आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपके दोनों ओष्ठ आप आपस में स्पर्श कर रहे हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, ओष्ठ ध्वनि। आज का हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से दंत ध्वनि है। तो देखिए दंत ध्वनि क्या होता है, हमने आपको बताया था, जिसमें आपकी जीभ आपके दंत से स्पर्श करती है। तो आप उच्चारण करके देखिए, का में आपकी जीभ का पिछला भाग आपके तालू से स्पर्श करता है। छा, छा में आपके जीभ का मध्य भाग आपके तालू से स्पर्श करता है। ता, जब आप ता का उच्चारण करेंगे तब आप पाएंगे कि आपकी जीभ आपके दंत से स्पर्श करती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर समृद्ध है? तो हमने आपको अभी बताया था कि ई, उ आपके समृद्ध स्वर होते हैं, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, उ। चलिए हमारा आज का अगला प्रश्न है, कौन सी ध्वनि महाप्राण नहीं है? तो देखिए दोस्तों महाप्राण नहीं है, महाप्राण के लिए हमने आपको बताया था हर वर्ग का दूसरा व चौथा वर्ण हमारा महाप्राण होता है। तो देखिए यह हमारा का वर्ग का दूसरा है, यह हमारा का वर्ग का चौथा वर्ण है, यह हमारा चा वर्ग का तीसरा वर्ण है, यह हमारा चा वर्ग का पांचवा वर्ण है। तो इसमें हमारे ये दोनों ही ध्वनियां महाप्राण नहीं होंगी, तो इसमें ना दो ऑप्शन एक तरह से राइट हैं। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित ध्वनियों में कौन सी दंत्योष्ठ है? तो देखिए दंत्योष्ठ ध्वनियां क्या हुई, जिसमें आपके होठ का भी प्रयोग हो रहा हो एवं आपके दांत का भी प्रयोग हो रहा हो। तो आइए चलिए उच्चारण करके देखते हैं। जब आप इसका उच्चारण करेंगे तो था में आपकी जीवा आपके दांत से स्पर्श करती है। फा में आपके दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। माँ में भी आपके दोनों होठ आपस में स्पर्श करते हैं। वाह, जब आप वाह का उच्चारण करेंगे तब आप पाएंगे कि इसमें आपके दांत आपके ओष्ठ से स्पर्श करते हैं, इसलिए इसका हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, वाह। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित वर्णों में से कौन से तालव्य व्यंजन हैं? तो देखिए जब आप उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे चा, छा, जा, झा, ये शायद अभी हमने किया भी है, यह क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। शा ध्वनि का उच्चारण स्थान है। देखिए जब आप शा का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे आपकी जीभ आपकी मूर्धा से स्पर्श करती है, तो इसका सही उत्तर होगा मूर्धन्य। आज का हमारा अगला प्रश्न है, अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? तो देखिए अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं? अनुनासिक व्यंजन मतलब जितने भी हमारे व्यंजनों के उच्चारण में हमारे मुख के साथ हमको हमारे नाक की भी आवश्यकता होती है। तो जैसे आप जब उच्चारण करेंगे का वर्ग के यहाँ का, चा वर्ग के यहाँ का, टा वर्ग के अणा का, ता वर्ग के ना का, पा वर्ग के माँ का, तो आप पाएंगे कि इन सब के लिए हमारे मुख के साथ साथ हमको हमारे नाक की भी आवश्यकता पड़ती है, तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा वर्ग का पंचम अक्षर, तो इसलिए हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से कौन एक संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए बी, शाह हमारा संयुक्त व्यंजन नहीं होगा,
क्योंकि यह हमारा स्वतंत्र वर्ण है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। या, रा, ला, वा किस वर्ग के व्यंजन है? यह हमारे अंतस्थ व्यंजन है, हमने आपको पढ़ा रखा है। तो चलिए इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। आइए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से अर्ध स्वर कौन सा है? यह भी हमने आपको पिछले वीडियो में कराया हुआ है। या हमारा अर्ध स्वर होता है। अब हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन संयुक्त व्यंजन नहीं है? तो देखिए, छा हमारा का एवं शा के मेल से बना है। त्रा हमारा ता एवं रा के मेल से बना है। ज्ञा हमारा जा एवं या के मेल से बना है। किंतु फा हमारा स्वतंत्र वर्ण है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा हमारा ऑप्शन डी, फा। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? अर्थात जिसके उच्चारण में आपके कंठ के साथ साथ आपका तालु भी आपकी जीवा से स्पर्श हो रहा हो। तो आइए उच्चारण करके देखते हैं। हा, जब आप हा का उच्चारण करेंगे तो यह आपका स्वतंत्र रूप से केवल कंठ से ही उच्चारण होता है। छा, छा में आपका तालु है किंतु कंठ से उच्चारण नहीं है। ओ, ओ में आपका कंठ प्लस ओष्ठ है, तो यह आपका कंठोष्ठ होगा। ए, आई, जब आप इसका ए का उच्चारण करेंगे तब आप पाएंगे कि इसमें आपके कंठ के साथ साथ आपके तालु का भी प्रयोग हो रहा है। तो इसलिए इसका सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन डी, ए। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भाषा विज्ञान की दृष्टि से उ किस प्रकार स्वर है? तो देखिए, उ हमारा किस प्रकार का स्वर होगा? तो जब उ का आप उच्चारण करते हैं तो उ में हमारा विवृत स्वर है, हमने आपको समृद्ध स्वर है। हमने आपको बताया था कि उ हमारा समृद्ध स्वर है। तो इसलिए जब आप उ का उच्चारण करते हैं तो आपका मुख का आगे का भाग जो होठ होते हैं वह आपके आगे की तरफ जाते हैं, इसलिए इसका सही उत्तर होगा बी, अग्र समृद्ध। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले और आज के आखिरी प्रश्न की ओर। वा का उच्चारण स्थान है। देखिए, जब आप वा का उच्चारण करेंगे तो आप पाएंगे कि आपका दांत आपके होठ से स्पर्श करता है, तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, दंतोष्ठ। तो देखिए दोस्तों, हमारे आज के भी 50 प्रश्न पूरे हो चुके हैं। हमने आपको वर्णमाला के 3 भाग के वीडियो डाले हैं, जिसमें पहले भाग में हमने आपको पूरा विस्तार के साथ समझाया है। दूसरे भाग में हमने आपके 50 प्रश्न कराए हैं। तीसरे भाग में भी हमने आज आपके 50 प्रश्न करा दिए हैं। तो हिंदी वर्णमाला का आपका पूरा विस्तार से आपको एक्सप्लेन भी हो गया और टोटल आपके 100 प्लस प्रश्न भी हो गए, क्योंकि 5 प्रश्न हमने पहले भाग में भी कराए थे। तो ये हमारा हिंदी वर्णमाला का आखिरी वीडियो था। इसके बाद अगले वीडियो में हम नया टॉपिक लेकर आएंगे। तो आपने जिसने भी किसी ने अभी पिछले हमारे ये भाग 1 और भाग 2 का वीडियो ना देखा हो तो हम डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक अटैच कर देंगे वीडियो के, तो आप वीडियो के लिंक पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो जिस किसी को भी हमारा वीडियो पसंद आया हो और आपको हमारा पढ़ाया हुआ समझ में आया हो तो वीडियो को लाइक करें। कोई डाउट हो तो चैनल पर कमेंट, वीडियो पर कमेंट छोड़ दें। एवं आपके जितने भी मित्र हों, दोस्त हों, भाई बहन हों या जान पहचान वाले हों, अड़ोसी पड़ोसी हों, जो भी यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों, उनके साथ हमारे वीडियो एवं हमारे चैनल को शेयर करें एवं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हम जो भी अगले टॉपिक की वीडियो डालेंगे, अगला टॉपिक पढ़ाएंगे, वह आप तक अति शीघ्र पहुंच सके और आपको जल्दी से जल्दी पढ़ सकें आप, और आपकी पढ़ाई पीछे ना हो, छूटे ना। और हमारे तैयारी वाला चैनल के पेज हमारा इंस्टा पर है, उसको भी आप फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ जय हिंद। मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।